स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इट इज ऑल अबाउट द एम ऑफ दिस चैनल. First of all, very extremely sorry to all my students that I was not able to post any video around 1 month due to some reasons, but now onward I am trying to do my best and provide you the best videos on economics as well as mathematics. आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. मनी एंड बैंकिंग टोटल यूनिट इज कंप्राइजिंग मनी एज वेल एज बैंकिंग. दो पार्ट है, मनी को पढ़ना है, बैंकिंग को पढ़ना है. मनी के पार्ट को जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि मनी को पढ़ने से पहले ऐसा क्या सिस्टम था, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी की जरूरत पड़ी, इवेल्युएशन ऑफ मनी अराइज हुआ. सो बिफोर मनी देयर वाज अ सिस्टम नेम कॉल्ड बार्टर सिस्टम. आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी आर हैविंग proper notes of every topic. Means student को कुछ नहीं करना, they have to just listen, understand throughout the video and at the end of the video आपको इस notes के सारे pictures attach मिलेंगे. कहीं जाना, सुनिए, समझिए और अपनी units को complete कर लीजिए through the channel practice with Kapoor sir. So money से पहले जो है barter system है. barter system में what we can see that in the barter system गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स. गुड्स का एक्सचेंज किससे है? गुड्स से है. तो हाउ कैन वी राइट बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स. ऐसा होता है जब हम गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन है, हम उसे वाइड एरिया में कवर नहीं कर सकते. कंट्री वाइज तो कर ही नहीं सकते, हम अपने रीजन वाइज उसे कवर कर लें. एक रीजन में ट्रांजेक्शन गुड्स का गुड्स से कर लें तो ही एक बहुत बड़ी बात होती है. तो पीपल वर नॉट कनेक्टेड, लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी. व्हाट वी कॉल इट? क्लोज्ड इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी इकोनॉमी. क्योंकि ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशन थी, इस वजह से मनी को इवैल्यूएशन हुआ. तो सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जाती है. द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. अब जरा वर्ड्स पे ध्यान दो. डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई काम हो जाना. कोई अचानक से मुझे मिल गया, मेट्रो में जा रहा हूं, बहुत पुराना कोई फ्रेंड मुझे मिल गया, तो मैंने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस. मतलब क्या कोइंसिडेंस है कि अचानक से हम मिल गए. तो कोइंसिडेंस यहां पे कमी है. और कैसे कोइंसिडेंस की कमी है? डबल कोइंसिडेंस, मतलब दो लोगों का मिलना. ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी सेटल. बार्टर सिस्टम में ट्रांजेक्शन तब तक नहीं हो सकते अंटिल टू पर्सन मीट विद ईच अदर, जब तक दो लोग ऐसे ना मिले दोज आर कैरिंग द गुड्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच अदर. जब तक भाई दो लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके पास एक दूसरे की जरूरत की गुड्स होंगी, तब तक ट्रांजेक्शन हैपन नहीं हो पाएगा. एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग डबल कॉन्सिडेंस. एक नहीं, दो लोगों के मिलने की जरूरत है. कॉन्सिडेंस ऐसा बने, ये बहुत ही मुश्किल था बार्टर सिस्टम में. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब हमें जब भी गुड्स को एक्सचेंज करना होता है तो उनकी वैल्यू को मेजर करना होता है. बट प्रॉब्लम ये आती है बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से हो रहा है, तो एक तरफ हॉर्स है, एक तरफ वीट है, तो एक हॉर्स में कितना वीट मिलेगा और 10 किलोग्राम वीट में कितना मिल्क मिलेगा. बहुत प्रॉब्लम है इस बात की, कौन किसको मेजर करे, क्योंकि गुड्स का मेजर इनटू गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट और कोई कॉमन मेजर था नहीं. तो एज वी नो डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट वैल्यू. अलग अलग गुड्स की क्या है? अलग अलग वैल्यूज है. सो मेजरमेंट ऑफ वन गुड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनी अदर गुड, एक का दूसरे में मेजरमेंट करना वॉज डिफिकल्ट. जैसे बताया ना, एक हॉर्स है, एक घोड़ा है और दूसरे के पास वीट है. अब एक घोड़े के बदले कितना वीट एक्सचेंज करें, दोनों को ही नहीं पता, कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन? बार्टर सिस्टम फेल. So in the lack of common denominator for value, transactions were difficult to be done. इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हो रहा था भाई. क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लिए बात ही नहीं बन रही. किसकी गुड्स किसके रिस्पेक्ट में कितनी दी जाएगी यही नहीं पता चलेगा, तो कैसे करेंगे? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का बेसिकली मतलब होता है पोस्टपोनेंट ऑफ पेमेंट इन द नियर फ्यूचर. आप अपनी जब पेमेंट को नियर फ्यूचर में पोस्टपोन करते हो तो उसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं. अब बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. क्यों थी? क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से हो रहा है. अब कई सारे गुड्स ऐसे हैं जो पेरिशेबल हैं. अब वो पेरिशेबल होने की वजह से आप कहते हो
कि मिल्क का मैं पेमेंट पोस्टपोन करके कल कर दूंगा। अब सामने वाले कहेगा आज वाले मिल्क की वैल्यू तो कल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? पेरिशेबल गुड्स कौन से हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज होती है या नील हो जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। बार्टर सिस्टम की क्या थी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां पर गुड्स की वैल्यू को पेरिशेबल होने की वजह से हम उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकते थे पेमेंट। आज हमने पेमेंट पोस्टपोन करी, कल उसकी गुड्स की वैल्यू या तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, नील भी हो जाएगी, दूध फट जाएगा तो खराब हो जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मीन्स हमें अगर अपनी वैल्यू को स्टोर करना है, अब बार्टर सिस्टम में लोगों की जो वेल्थ थी वो किस में थी, गुड्स में थी। अब वो अपनी गुड्स को, अपनी वेल्थ को अगर स्टोर करना चाहते हैं, वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। वाई? बिकॉज गुड्स वर पेरिशेबल नेचर। अब ये भी समझाया, देयर वैल्यू डिक्रीजेज और बिकम नील विद द पासेज ऑफ टाइम। समय बीतेगा, उनकी वैल्यू खराब हो जाएगी। मतलब गेहूं को बहुत टाइम तक क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अब एक किसान का तो गुड्स ही गेहूं है, फार्मर का गुड्स क्या है, गेहूं है और वीट है। अब वीट की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, टमाटोज की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, मिल्क की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। एंड इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब अगर वैल्यू को स्टोर करना है, एफर्ट्स, कॉस्ट, रिस्क सब कुछ इन्वॉल्व है। तो इट वाज अ फोर्थ प्रॉब्लम, स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को और भी मैंने एलैबोरेट कर रखा है, आप इनको इस नोट्स में और भी पढ़ सकते हैं। आप इसको कम में आए एग्जाम में, कम में लिखना, ज्यादा में आए तो एड ऑन कर देना, इट विल गिवन टू यू इन द नोट्स। बड़े ध्यान से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम में तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम है, और अगर इकोनॉमी को डेवलप होना था, अगर आपको ट्रांजेक्शन्स को वाइडर लेवल पे करना था, तो फिर ऐसे किसी सिस्टम की जरूरत थी जहां पर कोई कॉमन डिनोमिनेटर हो जिससे हम एक्सचेंज को पॉसिबल बना सकें। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मनी का इवैल्यूएशन हुआ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मनी। मनी इज एक्चुअली अ टॉपिक विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मनी जब हम सुनते हैं ना हम लोग, तो अपन लोग बड़ी आसानी से क्या करते हैं, मनी के बारे में सोचना चालू करते हैं, बट एक्सप्लेन करना मुश्किल है। क्यों? बड़े बड़े राइटर्स ने, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने मनी को उसके फंक्शंस के बेस पे क्या करा, डिफाइन करा। मनी की डेफिनेशन ही नहीं दे पाए, मनी को डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब यहां पे हम लोग मनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मनी की डेफिनेशन डिफरेंट किस तरीके से प्रेजेंट करी गई। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करे। मतलब बहुत सारे फॉर्म्स है मनी के, आपकी जेब का मोबाइल एप्लीकेशंस मनी है, पेटीएम मनी है, भीम ऐप मनी है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल ऐप ऑफ डिफरेंट बैंक्स मनी है, अलग अलग बैंकों के मोबाइल ऐप मनी है, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड मनी है। सो मेनी मनीज आर देयर। मनी के फॉर्म बहुत ज्यादा है, तो कहा जा रहा है मनी इज व्हाट मनी डज। अब मनी की डेफिनेशन में सबसे पहले है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मनी इज व्हाट लॉ सेज मनी। कानून कहता है ना जिसे कि ये मनी है, तो इट इज मनी। एनीथिंग डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसे डिक्लेयर कर रही है कि यस दिस इज मनी, और गवर्नमेंट हर किसी चीज को तो मनी डिक्लेयर कर नहीं देगी। कॉइन्स एंड नोट्स are declared by the government that these are money, तो money is what declared by the government. On the basis of this, अगर हम legal definition की basis पे ध्यान दें तो देखो, बात प्यार से समझो कि नोट कभी भी कितनी भी क्वांटिटी में आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कोई मना नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि मनी जो है, नोट जो है वो कितनी भी क्वांटिटी, मतलब कितना भी पेमेंट करना हो, कितना अमाउंट का, कोई मना नहीं करेगा। बट कॉइन की एक लिमिट है, कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग कॉइन की क्या है, एक लिमिट है। तो 1000 इक्वल टू और लेस देन 1000 की पेमेंट तक तो कोई मना नहीं करेगा, बट उससे आगे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो यहां पर बात उठने वाली है कि मनी की जो फॉर्म है कॉइन और नोट्स, उसमें भी लिमिटेशन है, एक के ऊपर कॉइन पर और एक अनलिमिटेड है। अब कौन लिमिटेड है, कौन अनलिमिटेड है, और कौन है डेफिनेशन लीगल, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। तो लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले लीगल टेंडर मनी। मनी लीगल टेंडर कब है? मनी विच इज लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेप्ट और एब्लिगेशन। आपको अपना कोई कर्जा, अपना डेप्ट उतारना है, अपना कोई ऑब्लिगेशन, अपना कोई कर्तव्य चुकाना है, कुछ भी आपने चुकाना है, तो उसके लिए मनी जो है वो लीगली यूज हो रही है एज लीगल टेंडर। तो इसलिए हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। मनी को लीगल टेंडर कब कहेंगे? जब लीगली इट इज एक्सेप्टेबल टू पे योर डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन। अ क्रेडिटर इज इम्पोज्ड बाय लॉ। आपने किसी को पैसा चुकाने, क्रेडिटर को, तो उसके ऊपर लॉ इम्पोज कर रहा है। लॉ कह रहा है कि हाँ भाई
आपको वो पैसा कंसिडर करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट लॉ एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। अब इसका मतलब लीगल टेंडर में दो ही बातें आई, एक कॉइन और एक नोट। नोट को कभी कोई कितने अमाउंट के लिए भी मना नहीं करेगा, कॉइन को मगर लोग 1000 और मोर वैल्यू पे मना कर सकते हैं। तो इसलिए लीगल टेंडर दो टाइप के हुए, लिमिटेड लीगल टेंडर, इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच इज यूज टू पे एनी ऑब्लिगेशन अप टू सर्टन लिमिट। मतलब लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेशन है उसके साथ, अप टू सर्टन लिमिट तक तो आप उसे पे कर सकते हो, बियॉन्ड दिस लिमिट पर्सन कैन रिफ्यूज, वो बंदा आपको मना कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉइनेज एक्ट 2011 के कॉइनेज एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि अमाउंट ग्रेटर देन 1000 इज कैन बी रिफ्यूज बाय द पर्सन। तो रिसीवर रिफ्यूज कर सकता है कि मैं नहीं ले रहा आपसे नोट, कॉइन सॉरी। तो कॉइन लिमिटेड है क्योंकि उनपे एक लिमिट है, और नोट क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड हो जाएंगे। नोट अनलिमिटेड है बट कॉइन लिमिटेड है, इसलिए कॉइन्स को बोला गया लिमिटेड लीगल टेंडर, और हम नोट को क्या बोले? अनलिमिटेड। वाई? बिकॉज नोट इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी की जो ऐसी फॉर्म है जिसे आप जब किसी को दोगे तो कोई मना नहीं करेगा। वाई? बिकॉज एवरीवन इज बाउंड बाय द लॉ, कानून से वो लोग बाउंड है कि नोट को आपने क्या करना है? हमेशा एक्सेप्ट करना है एट एवरी कॉस्ट, एट एनी अमाउंट। तो नोट क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब कि कानूनी उसको कह रहा है कि भाई मैं नहीं कह रहा एक्सेप्ट करो, ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर चेक देना चाह रहे हैं एक दूसरे को तो फिर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लॉ ने नहीं कहा कि चेक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लॉ ने कहा है नोट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अप टू 1000, और कॉइन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अप टू 1000, और नोट कितनी भी वैल्यू हो, कितना भी अमाउंट हो, लेना ही पड़ेगा। बट अगर चेक की बात आ रही है, डेबिट कार्ड की बात आ रही है, क्रेडिट कार्ड की बात आ रही है, तो उन सब के साथ में ये बात जुड़ी हुई है कि लॉ ने उसे इम्पोज नहीं करा, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन लीगल टेंडर मनी। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। जनरली एक्सेप्ट होते हैं बट कोई बाउंड नहीं है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, लीगल सपोर्ट नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट एट ऑल बाउंड बाय द लॉ। ध्यान से समझ में आ रहा है, बड़े प्यार से रिलैक्स से, कि नोट कितना भी अमाउंट हो पेमेंट कर दो, तो दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड। सिक्के 1000 से ऊपर कोई मना कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट वी आर वॉचिंग ऑन अवर स्क्रीन इज बैंक मनी। बेसिकली व्हाट इज बैंक मनी? बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। अब ऐसा होता है हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में, HDFC, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक में एज अ डिपॉजिटर जमा करने जाते हैं, तो हमारे को वो पैसा जब भी चाहिए हो तो हम उसे चेक के थ्रू, डेबिट कार्ड्स के थ्रू, ATMs के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस मनी इज कॉल्ड बैंक ऑन डिमांड, मतलब डिमांड डिपॉजिट। वो हमारी डिमांड डिपॉजिट, जब हम चाहें तो हम जाके उसको क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। मिस्टर ए ने पैसा जमा करा, विड्रॉ कर लिया मिस्टर बी ने, मिस्टर बी ने जमा करा मिस्टर सी ने, तो जब भी बैंक क्या कर रहा है, जब भी डिमांड कर रहा है अगर डिपॉजिटर, तो बैंक उसे पे कर रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड बैंक मनी। अब बैंक मनी जो है, इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी। वाई? अगर आप किसी को चेक दे रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मेरा पैसा बैंक में जमा है और आप उसे विड्रॉ कर लो चेक के, तो हो सकता है कि वो चेक एक्सेप्ट करे और ना भी करे, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। इसलिए वो जो बैंक मनी है, बैंक के पास पड़ी हुई मनी, आप जाओगे विड्रॉ करो, उसे नोट और कॉइन में बदलो और लोगों को पेमेंट करो। बट अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो उसको क्या करूंगा, चेक दूंगा, तो चेक जो है वो कैसी मनी है? नॉन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी है, दैट्स कॉल्ड बैंक मनी। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को सुनते ही हमें लगता है सप्लाई वर्ड आ गया तो हमें लगता है जैसे गुड्स की सप्लाई होती है ना, मार्केट में अवेलेबल क्वांटिटी एट एनी पर्टिकुलर प्राइस। नहीं, बिल्कुल ऐसे मिसमैच मत कर देना। मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक क्या कर रही है, जितना पैसा हेल्ड कर रही है, जितना पैसा उनके पास है, उसका वॉल्यूम जो है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। अदर वर्ड्स में पढ़ो, मनी सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स आए, क्या? पब्लिक कौन है यहाँ?
कौन है ये? पब्लिक, जो मनी को हेल्ड कर रही है। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? तो वन बाय हम कुछ नोटेबल पॉइंट्स में इन बातों को सीखते हैं कि मनी सप्लाई इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक। अब यहां पे पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक दो तरीके की है, देखो। वन इज मनी यूजिंग सेक्टर, जैसे कि इंडिविजुअल, आप, बिजनेस फॉर्म्स, मैं, बिजनेस चलाने वाला कोई पर्सन, हम लोग सब क्या है? मनी को यूज करने वाले हैं। आप मनी यूज करते हो, मनी से पेमेंट करते हो। बिजनेस वाले जो है वो मनी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। हमें मनी यूजिंग सेक्टर। दूसरी तरफ है मनी यूजिंग सेक्टर, कौन हो गया? मतलब कि आप और मैं। दूसरी तरफ मनी क्रिएटिंग सेक्टर, मतलब आरबीआई नोट छापता है। आरबीआई क्या करता है? सारे नोटों को छापने की मोनोपोली आरबीआई के पास है, तो आरबीआई मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या करती है? 1 रुपीज नोट कार्ड छापती है, इशू करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी मनी यूनिट सेक्टर हो गई। अच्छा, उसके बाद बेटा आरबीआई जब क्या करती है? नोट छापती है, तो वो पब्लिक तक किसके थ्रू आता है? कमर्शियल बैंक्स के। तो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमर्शियल बैंक, दे आर ऑल मनी यूजिंग सेक्टर। कौन है ये? मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर कौन है? आप और मैं। तो यहां पर जो टर्म पब्लिक है उसका मतलब समझे? यहां पे डेफिनेशन में बोला गया टोटल वॉल्यूम हेल्ड बाय पब्लिक। तो पब्लिक कौन? पब्लिक आप और मैं। आप और मैं कौन? जो लोग क्या कर रहे हैं? मनी को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब मनी यूज करने वाले सेक्टर यहां पर लिए जाएंगे, मनी को छापने वाले, मनी को क्रिएट करने वाले सेक्टर नहीं लिए जाएंगे। दूसरी बात क्या कहते हैं कि मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप किसी को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हो? मेजर करते हो, तो दैट्स कॉल्ड स्टॉक। जैसे बैलेंस शीट को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट समझे, तो दैट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं? थ्रू आउट द ईयर एक्सपेंस होते हैं, इनकम होते हैं। दीज आर ऑल वेरिएबल आर कॉल्ड फ्लो। तो एक चीज है फ्लो, एक है स्टॉक। तो मनी कौन है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या हैं? तो सबसे पहले करेंसी विद द पब्लिक। इट इंक्लूड पेपर नोट, कॉइन, भाई हमारे जेब में पड़ा हुआ पैसा, हमारी तिजोरी में, हमारी अलमारी में पड़ा पैसा, हमारा बैंकों में पड़ा पैसा। कॉइन डिनोमिनेशन 20, 15, 5, 1। पेपर नोट्स 2000, 500, 200 सब पेपर नोट है। करेंसी मनी इज कॉल्ड फिएट मनी। यहाँ पे एक बात को नोटिस कर लो, कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज फिएट मनी। फिएट मनी इज व्हाट? फिएट मनी इज सेम लाइक ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। जैसे लीगल टेंडर मनी पढ़ा था ना बेटा, सेम वैसी ही बात है फिएट मनी। करेंसी मनी इज कॉल्ड फिएट मनी। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और अंडर द फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब कि ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उस मनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कौन है वो? नोट और कॉइन। इट इज ऑल्सो टर्म एज लीगल टेंडर मनी। अभी आपको समझाया कि कभी भी हमें किसी को लीगल ऑब्लिगेशन, अपने ऑब्लिगेशन पे करने, अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने, अपना कर्जा चुकाना है, डेप्ट पे करने हैं, तो हम उसमें नोट और कॉइन को यूज कर सकते हैं। एंड दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। यस, मनी मेरी जेब की एक और जगह भी तो पड़ी है, बैंकों में। तो कैसे भूल जाऊं कि मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगी? मनी सप्लाई का पार्ट है डिमांड डिपॉजिट। अभी पढ़ाया था कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? हमारा वो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स में हमने डिपॉजिट करा और जब हम चाहें तब एज पर डिमांड हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं, एनकैश कर सकते हैं थ्रू चेक्स, डेबिट कार्ड और एनी बाय विड्रॉल स्लिप। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बहुत जरूरी है कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे समझना, बड़ा प्यार से तसल्ली से समझो कि जब आप डिमांड डिपॉजिट को मनी सप्लाई का कंपोनेंट बोलो ना, तो डिमांड डिपॉजिट में नेट बेसिस पे लिया जाता है, मतलब कि नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। मतलब एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में पड़ा है तो आप उसे नहीं बोलेंगे। क्यों? मैंने क्या करा? मैंने पैसा जमा कराया पंजाब नेशनल में। अब मेरा डिपॉजिट पंजाब नेशनल में जो है, अगर बाई चांस पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कोई पेमेंट किसको करी? आईसीआईसीआई बैंक को, तो वो पैसा हमारा ही है जो पंजाब नेशनल से आईसीआईसीआई बैंक में गया। तो इसलिए दो बैंकों के बीच का इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं होगा। क्यों? पैसा तो वही है, हमने जमा करा, वो आगे बैंक वालों ने करा। तो इसलिए दैट मीन्स ओनली द नेट डिमांड डिपॉजिट बाय द पब्लिक इज इंक्लूडेड। एंड ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। टर्म डिपॉजिट आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। क्यों? टर्म डिपॉजिट इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये एफडी हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। आप चाहो
तो आप जल्दी से नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम इसे जब मर्जी क्या करें विड्रॉ कर लें, तो इसलिए दे आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे मेजर होती है? इन 1967-68 आरबीआई यूज्ड ओनली नैरो मेजर्स। बड़े नैरो मेजर्स थे आरबीआई के, कुछ चीजों को मनी सप्लाई मानता था, कुछ को नहीं। बट 1977 में 4 ऑल्टरनेटिव M1, M2, M3, M4 आरबीआई ने इवॉल्व करे। एक एक करके हम पढ़ते हैं। M1 में क्या है? C प्लस DD प्लस OD। प्यार से तसल्ली से समझो, C माने सिंपल करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट बाय द और ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो हमारा पैसा पड़ा है। OD में है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब ये अदर डिपॉजिट किसके हैं? ये अदर डिपॉजिट है फॉरेन बैंक्स के, गवर्नमेंट के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्जे देने के काम, डेप्ट देने के काम, फाइनेंशियल, जैसे IDBI और कई सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो मनी में काम करते हैं, उनका वर्ल्ड बैंक का पैसा, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पैसा, ये सब पैसा आरबीआई के पास जमा है। एंड दैट्स ऑल कॉल्ड अदर डिपॉजिट। तो C प्लस DD प्लस OD, C माने करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD माने डिमांड डिपॉजिट, OD माने अदर डिपॉजिट। बट अदर डिपॉजिट में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कमर्शियल बैंक्स का पड़ा हुआ आरबीआई का पैसा इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि दैट इज ऑल अबाउट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। कौन है वो? मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, हमारा ही पैसा है जो उनके पास है और वो आगे आरबीआई के पास है। M2 में क्या आता है? M2 में M1 में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है उनका पैसा। M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, मतलब कि हमारा FD में पड़ा हुआ पैसा। और M4 में बहुत वाइडर टर्म हो गया M4, क्यों? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है उनमें NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़ के जितना भी पैसा जमा है वो सब कहाँ आता है? वो सब आता है किसमें? That is all about what? That is all about what? This is all about the total deposit with the saving bank account, post office saving bank account. तो ये थे हमारे M1, M2, M3 और इसी के साथ में इस वीडियो को क्लोज करता हूं। क्यों? क्योंकि मनी एंड बैंकिंग का मनी पोर्शन आज आपको डिलीवर कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। अच्छे से पढ़ो और बहुत जल्दी बैंकिंग के साथ में मिलते हैं। एंड इफ द वीडियोज आर रियली हेल्पफुल टू यू, सब्सक्राइब द चैनल, like the videos and give your valuable comment. Goodbye, take care.